बच्चों, आशा है कि आपको लैमार्क और डार्विन द्वारा प्रस्तुत विविधताओं और विकासवादी सिद्धांतों के बारे में याद होगा। जीवों में धीरे धीरे और निरंतर प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन होता है, उसे विकास कहा जाता है। लैमार्क ने कहा कि जीवों को अर्जित लक्षणों के विरासत में प्राप्त करते हैं, जैसा कि जिराफ की खींची हुई गर्दन में देखा जा सकता है। डार्विन ने प्रस्तावित किया कि प्राकृतिक चयन एक लंबी अवधि में विकास की ओर जाता है। मैं गीता हूँ और इस वीडियो में कक्षा 10वीं जीवन विज्ञान के पाठ आनुवंशिकता और विकास के पाठ से अनुमान और विकास के साक्ष्य के विषय की व्याख्या करूंगी। स्मरण कीजिए कि लाल भृंगों की जनसंख्या में अचानक संतति में हरे भृंग उत्पन्न होने लगे। बाद में हरी भृंगों की आबादी में वृद्धि हुई। हरे रंग के भृंग का उत्पादन करने वाली भृंग आबादी में भिन्नता ने उन्हें कौवे द्वारा खाए जाने से बचाया। इसलिए यह भृंग आबादी के लिए एक लाभ होगा और नई प्रजातियों के विकास का एक उदाहरण होगा। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। प्रजाति निर्माण, सजातीय और अनुरूप अंगों से साक्ष्य, भ्रूण विज्ञान से साक्ष्य, जीवाश्मों से साक्ष्य, मानव विकास। मुख्य शब्द: सूक्ष्म विकास, बहुत बड़ा विकास, सजातीय अंग, अनुरूप अंग। भ्रूण संबंधी साक्ष्य, जीवाश्मों, सामान्य पूर्वज, अवशिष्ट अंग, आइए हम विकास के साक्ष्य पर अवधारणा मानचित्र देखें। विशिष्टता, जैसे कि प्रजाति निर्माण, कैसे विकसित होती है।
जनसंख्या में कुछ विविधताएं व लक्षण हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करते हैं। ये जीव अधिक कुशलता से जीवित रहने वाले हैं, लेकिन उसी आबादी में जो जीव अनुपयोगी लक्षणों वाले होते हैं वे पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सकते हैं। वे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि एक आबादी में लाल और नीले भ्रंग प्रजातियों के भीतर ये छोटे परिवर्तन, उदाहरण के लिए लाल से हरे रंग के भ्रंग के रंग को सूक्ष्म विकास के रूप में जाना जाता है। नई प्रजातियों के निर्माण को प्रजाति के रूप में जाना जाता है और इसे सूक्ष्म विकास के रूप में भी जाना जाता है। लाल और हरे रंग के भ्रंग एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं। आइए कल्पना कीजिए कि लाल एवं हरे भ्रंग किसी कारण से अलग हो जाते हैं, जैसे कौवे कुछ भ्रंगों को गलती से दूरस्थ के स्थानों में वर्षों तक गिरा देते हैं। इन वर्षों में लाल और हरे रंग की भ्रंग आबादी में इन वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अब भले ही वे दुर्घटनावश मिले, वे प्रजनन नहीं कर सकते हैं और नए बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। वे केवल अपनी आबादी में ही मिलकर प्रजनन कर सकते हैं, या तो लाल या हरे रंग में, और अपनी संतानों को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार नई प्रजातियों का गठन किया गया है। विकास के साक्ष्य। जीवों का विकास कैसे होता है? वैज्ञानिक साक्ष्य या प्रमाण के आधार पर सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं। इसी तरह जीवों के विकास के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। विकासवादी संबंधों को समझने के लिए हम पहचानते हैं कि जानवरों की आकृति विज्ञान और शरीर रचना का तुलनात्मक अध्ययन से विशेषताओं का एक सामान्य सेट पता चलता है। विभिन्न जीवों में ये लक्षण समान होंगे क्योंकि वे एक सामान्य पूर्वज से विरासत में मिले हैं। सजातीय अंग। सजातीय अंग एक सामान्य पूर्वज से विरासत में मिले हैं जिनके भ्रूण में समान विकास के प्रारूप होते हैं। स्तनधारियों के अग्रभाग सजातीय संरचनाएं हैं। एक मानव हाथ, एक बिल्ली का अगला पैर, एक व्हेल मछली का पंख और एक चमगादड़ का पंख अलग अलग दिखते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके विकास की विधि और हड्डी की मूल संरचना समान होती है। उदाहरण के लिए व्हेल मछली का पंख, चमगादड़ का पंख, चीते का पैर,
तिल का पंजा और एक आदमी का हाथ। इन्हें सजातीय अंग कहा जाता है, जो एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं, और इस प्रकार के विकास को विचलित विकास कहा जाता है। अनुरूप अंग। अनुरूप अंग समान दिखते हैं और समान कार्य करते हैं, लेकिन उनके उत्पत्ति और विकास के प्रारूप हैं। एक चमगादड़ के पंखों के पंख और एक कीट के पंख के कार्य समान होते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचनाएं अलग होती है। ये अंग जो संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं लेकिन कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, उन्हें अनुरूप अंगों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के विकास को अभिसारी विकास कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान से साक्ष्य। भ्रूण विज्ञान जीव के विकास का अध्ययन है जो अंडे से वयस्क अवस्था तक होता है। मछली से स्तनधारियों तक भ्रूण विकास के अपने प्रारंभिक चरणों में समान होते हैं। मेंढक का बच्चा मेंढक की तुलना में मछली जैसा दिखता है। यह संकेत दे सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतिहास उनके पूर्वजों की संरचनात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यह दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि एक सामान्य पूर्वज का अस्तित्व है जिससे ये सभी जीव विकसित हुए हैं। जीवाश्मों से साक्ष्य। कुछ प्रजातियां लाखों साल पहले अस्तित्व में थी, लेकिन अब नहीं पाई जाती हैं। वे विलुप्त हो सकते हैं और उनमें से कुछ जीवाश्म के रूप में पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर, जो भूमि पर सबसे बड़े जानवर थे, लंबे समय पूर्व अस्तित्व में थे, लेकिन अब वे विलुप्त हो गए हैं। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म प्राचीन जीवन रूपों या प्राचीन आवासों के साक्ष्य हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित हैं। जीवाश्म साक्ष्य आमतौर पर पानी और जमीन के नीचे जमा तलछट के भीतर संरक्षित होते हैं। वे वास्तविक अवशेष जैसे हड्डियों या बीज या अतीत के निशान जैसे डायनासोर के पैरों के निशान या प्रागैतिहासिक तट पर लहरों के निशान हो सकते हैं। आमतौर पर जब जीव मर जाते हैं तो उनके शरीर क्षय हो जाते हैं और खो जाते हैं। कभी-कभी शरीर या शरीर के कुछ हिस्से पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी में मृत कीट की छाप या ढलाई का निशान या ढाल जल्दी से विघटित नहीं होगी और अत्यंत कठोर हो जाएगी और कीट के शरीर के अंगों की छाप को बनाए रखेगी। सभी ऐसे संरक्षित निशान जीवित जीवों के कहे जाते हैं जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है।
जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञानी कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करके जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं। कार्बन, यूरेनियम और पोटेशियम जैसे कुछ तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विघटन ज्ञात दर पर होता है। इसलिए समस्थानिकों वाले चट्टान या खनिज की आयु की गणना की जा सकती है। आद्य पक्षी सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म पक्षी है। यह जुरासिक काल में पाया जाने वाला एक प्रारंभिक पक्षी जैसा रूप था। इसे सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। इसमें 5 पंख थे, एक पक्षी की तरह। इसकी एक लंबी पूंछ, नखरीले अंगुली और शंकु आकार के दांत थे, जैसे कि सरीसृप की तरह। मानव विकास। मानव विकास एक आधुनिक मानव की उपस्थिति की विकासवादी प्रक्रिया है। वर्तमान मनुष्यों का भी पौधों और अन्य जानवरों की तरह एक विकासवादी इतिहास रखते हैं। प्रारंभिक मानव जैसे रूप लगभग 7,50,000 साल पहले दिखाए गए। मनुष्य की प्रजातियों का पहला जीवाश्म होमो सेपियंस इंगित करता है कि सच्चा मनुष्य 2,50,000 साल पहले पृथ्वी पर दिखाई दिया था। मानव का विकास युगों से। होमो हेबिलस 1.6 से 2.5 मिलियन साल पहले के बीच रहता था। होमो इरेक्टस 1 से 1.8 मिलियन साल पहले के बीच रहता था। होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस 2,30,000 से 3,00,000 साल पहले के बीच रहते थे। वर्तमान आदमी होमो सेपियंस लगभग 40,000 साल पहले दिखाई दिया था। ग्रह भर में मानव जाति रूपों और विशेषताओं में एक महान विविधता है। त्वचा का रंग मानव जाति की पहचान करने का सबसे आम तरीका हुआ करता था। कुछ को काला कहा जाता था, कुछ को सफेद या भूरा। हाल के वर्षों में सबूत बहुत स्पष्ट हो गया है कि मानव जाति की धारणा का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मनुष्य एक ही प्रजाति है जिनका एक सामान्य है और सभी अफ्रीका से आते हैं। होमो सेपियंस और आनुवंशिक पैरों के निशान की शुरुआत सदस्यों को हमारा अफ्रीकी जड़ों में वापस खोजा जा सकता है। कुछ 100,000 साल पहले हमारे पूर्वजों में से कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि अन्य वहीं रह गए, जबकि निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। प्रवासी धीरे धीरे अफ्रीका से पश्चिम एशिया, फिर मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में फैल गए।
उन्होंने इंडोनेशिया और फिलीपींस के द्वीपों से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और उन्होंने बेरिंग भूमि पुल को पार करके अमेरिका की यात्रा की। वे एकल रेखा में नहीं गए और आगे और पीछे चले गए। समूहों के साथ कभी-कभी एक दूसरे से अलग हो जाते थे, यहाँ तक कि अफ्रीका के अंदर और बाहर भी चले जाते थे। जैसे कि ग्रह पर अन्य सभी प्रजातियों के साथ वे विकास की दुर्घटना के रूप में अस्तित्व में आए थे और जितना हो सके उतना अच्छा जीने की कोशिश कर रहे थे। विकास के दौरान कुछ अंग जीवों में बने रहते हैं। आपने पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का अध्ययन किया है। मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। शाकाहारी जैसे कि खरगोश में परिशिष्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के अंग जो जानवरों में उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें अवशिष्ट अंग कहा जाता है। इसलिए मानव को लगभग 180 अवशिष्ट अंगों के साथ एक चलती संग्रहालय कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृमिरूपी परिशिष्ट, निक्टिडेटिंग झिल्ली, पुच्छल कशेरुका, कॉसिक्स आदि अल्पविकसित है।